भारती यादव यूपी के दबंग और बाहुबली नेता डीपी सिंह यादव की बेटी और जेसिका लाल हत्याकांड में शामिल हुए विकास यादव की बहन थी। साल 1998 में भारती यादव गाजिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यानी कि आईएमटी से एमबीए करने गई और वहीं पर उसकी मुलाकात नीतीश कटारा से हुई। 25 वर्षीय नीतीश कटारा बेहद ही हंसमुख और मजाकिया होने के साथ साथ एक जिम्मेदार लड़का था। नीतीश के पिता एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे और मां नीलम कटारा भी गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन ऑफिसर थी। नीतीश का एक छोटा भाई नितिन कटारा भारती यादव नीतीश कटारा की क्लासमेट थी। गाजियाबाद आईएमटी में ही उन दोनों की दोस्ती हुई। फिर धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। नीतीश भारती के फैमिली बैकग्राउंड से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, लेकिन ये बात भी जानता था कि भारती अपने परिवार वालों से हटकर बिल्कुल ही एक अलग, विनम्र और हंसमुख लड़की है। उन दिनों नीतीश के पिता बहुत बीमार चल रहे थे और इसलिए साल 2000 में एमबीए की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद नीतीश ने दिल्ली में ही एक कंपनी में नौकरी कर ली और उधर भारती यादव अपनी पढ़ाई के बाद अपने घर चली गई। अब भारती और नीतीश का मिलना जुलना तो कम हो गया, लेकिन उन दोनों के बीच बढ़ती दूरियों ने उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ला दिया और उनको ये एहसास हुआ कि वो अब एक दूसरों के बिना नहीं रह सकते। और फिर साल 2000 में उनका प्यार परवान चढ़ा। उन दोनों के बीच चिट्ठियों और फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। भारती यादव और नीतीश के घर कार्ड्स और महंगे महंगे फूलों के गुलदस्ते भेजती थी। शुरू में तो उन गुलदस्तों का साइज़ छोटा था, लेकिन उनका प्यार गहरा होने के साथ साथ उन गुलदस्तों का साइज़ भी बढ़ने लगा। और फिर एक दिन नीतीश कटारा ने अपनी मां नीलम कटारा से कहा कि मां, मैं अभी शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन भारती के पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि भारती हमारे ही घर में आए। क्योंकि नीतीश की मां भारती यादव से पहले भी मिल चुकी थी और नीतीश की मां नीलम कटारा को भी भारती में कोई कमी नहीं दिखी, क्योंकि भारती में ना तो अमीर घर के होने का घमंड था और ना ही कोई दिखावा, बल्कि उसके अंदर शालीनता दिखाई देती थी। यानी उसका स्वभाव अपने परिवार से बिल्कुल अलग था। हालांकि जब नीलम कटारा को भारती यादव के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चला तो इस बात से थोड़ा डरी जरूर थी कि पता नहीं भारती के परिवार वाले नीतीश और भारती के रिश्ते के बारे में जानकर क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उस समय जेसिका लाल हत्याकांड में संलिप्त रहे भारती के भाई विकास यादव की खबर हर न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में चलती रहती थी। और वहीं भारती के पिता डीपी यादव भी उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली और दबंग नेता थे। डीपी यादव की उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। 4 बार विधायक, 2 बार सांसद और 2 बार उत्तर प्रदेश के सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके बाहुबली नेता डीपी यादव, जिनसे अच्छे अच्छे दबंग नेता भी डरते थे। ऐसे बैकग्राउंड से आने वाले इंसान से और उनके परिवार से भला कौन नहीं डरेगा। अगर उन दोनों के परिवारों को देखें तो कहाँ भारती यादव का परिवार और कहाँ नीतीश कटारा का सीधा साधा परिवार। खैर, नीतीश की मां नीलम कटारा ने एक दिन अपने बेटे से कहा कि नीतीश, तुम्हें भारती जितने महंगे फूलों के गुलदस्ते भेजती है, अगर तुम भी वैसे ही गुलदस्ते भेजने लगे तब तो तुम्हारी पूरी सैलरी उन गुलदस्तों में ही चली जाएगी। और फिर भारती जिस फैमिली बैकग्राउंड से है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो हमारे परिवार में घुल मिल पाएगी भी या नहीं। इस पर नीतीश ने अपनी मां को समझाते हुए कहा कि मां, भारती बिल्कुल वैसी नहीं है, बल्कि उसे तो हमारा परिवार बहुत अच्छा लगता है। नीतीश ने अपनी मां से कहा कि हम उतने अमीर भले ही ना हों, लेकिन हम एक साथ तो हैं। हालांकि भारती के पिता तो आज तक उसे और उसके भाइयों को कभी एक साथ बाहर घुमाने तक नहीं ले गए और भारती को वो छोटी छोटी खुशियां कभी नहीं मिली जो हमारे परिवार में मिलती हैं। अपने बेटे की बात सुनकर मां नीलम कटारा ने कहा कि फिर ठीक है, मैं खुद ही डीपी यादव से भारती और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करूंगी। लेकिन नीतीश ने अपनी मां को ऐसा करने से मना कर दिया। नीतीश ने अपनी मां को बताया कि भारती के परिवार वाले भारती की शादी कभी भी गैर बिरादरी में नहीं होने देंगे और इसलिए भारती खुद अपने पिता से हम दोनों के बारे में बात करेगी। वो बस अपने भाइयों के कहीं जाने का इंतज़ार कर रही है। उसे डर है तो केवल अपने भाइयों का, क्योंकि उसके भाई ये बात कभी नहीं मानेंगे कि भारती की शादी मेरे साथ हो।
लेकिन इधर भारती के भाइयों को भी नीतीश कटारा और भारती के रिश्तों की भनक लग चुकी थी और वो ये नहीं चाहते थे कि उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। और इसी के चलते नीतीश कटारा को भारती के परिवार वालों की तरफ से कई बार धमकियां भी मिली थी, लेकिन फिर भी नीतीश पीछे नहीं हटा। भारती अपने पिता डीपी यादव से अपने और नीतीश के बारे में बात करने का मौका ढूंढती रही। हालांकि वो मौका उसे कभी नहीं मिल सका और फिर 16 फरवरी साल 2000 में भारती यादव और नीतीश कटारा दोनों अपने कॉमन फ्रेंड्स शिवानी गौड़ की शादी में गाजियाबाद गए। उस शादी में भारती की माँ, विकास भाई, बहन भावना यादव और भारती का कजिन विशाल यादव भी था। विशाल यादव डीपी यादव की बहन का लड़का था और वहीं नीतीश कटारा अपने एक दोस्त भरत दिवाकर के साथ टैक्सी से शादी में गया था। और फिर विकास और विशाल ने शादी में अपनी बहन भारती को नीतीश के साथ डांस करते, फोटो खिंचवाते और हंसते मुस्कुराते देखा तो उन दोनों के अंदर ही अंदर जलन हुई। और अब विकास यादव को नीतीश कटारा उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर लगे दाग की तरह दिखने लगा। और फिर उसी रात विकास और विशाल ने ये मन बनाया कि आज इस दाग को हमेशा के लिए धोना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसके बाद विकास और विशाल अपने दोस्तों के साथ शराब पीने चले गए और इधर नीतीश अपने दोस्त भरत दिवाकर के साथ खाना खाने लगा। लेकिन तभी अचानक भारती का कजिन विशाल यादव खाना खा रहे नीतीश कटारा के पास नशे की हालत में पहुंचा और नीतीश से उसका नाम पता पूछने लगा। नीतीश ने विशाल को नशे में दूध देकर भरत दिवाकर से इशारे में कहा कि जल्दी इससे छुटकारा पाकर वापस आकर खाना खाऊंगा। इसके बाद नीतीश विशाल के साथ चला गया और फिर वहां से विकास और विशाल ने नीतीश को अपने साथ टाटा सफारी में बिठाया। उस टाटा सफारी में विकास यादव, विशाल यादव, नीतीश कटारा के अलावा एक और व्यक्ति मौजूद था। उसका नाम था सुखदेव पहलवान। दरअसल सुखदेव पहलवान किराए का हत्यारा था और उसे विकास यादव ने खास तौर पर नीतीश कटारा को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया था। इसके बाद वो तीनों नीतीश कटारा को शादी वाली जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर की खुर्जा जगह ले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने नीतीश कटारा को कार से नीचे उतारा और हाईवे से थोड़ा हटकर एक सुनसान जगह पर पुल के नीचे ले गए और उसके बाद उन तीनों ने मिलकर नीतीश कटारा को बड़ी ही बेरहमी से पीटना शुरू किया। नीतीश कटारा को बुरी तरह से पीटने के बाद उन तीनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो भारती का भाई विकास यादव तो जैसे गुस्से से पागल हो गया था और उसका गुस्सा भड़कता ही गया। फिर वह गाड़ी से एक हथौड़ा निकाला और उस हथौड़ा से नीतीश कटारा को मारने लगा और जल्द ही विकास यादव ने विशाल यादव और सुखदेव पहलवान के साथ मिलकर अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर लगे दाग को यानी कि नीतीश कटारा को खून से धो दिया और इसके बाद उन्होंने अपनी कार से पेट्रोल निकाला और उस पेट्रोल को नीतीश कटारा के ऊपर छिड़क कर आग लगा दी। विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान इस घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इधर गाजियाबाद शादी में नीतीश के दोस्त नीतीश को ढूंढने लगे क्योंकि नीतीश करीब 11-12 बजे के आसपास खाना छोड़कर विशाल यादव के साथ गया था और उसे गए 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन वो अब तक लौटा नहीं था। नीतीश के दोस्तों को उसकी फिक्र हुई तो उन्होंने नीतीश को बहुत ढूंढा, लेकिन जब वो नहीं मिला तो इसके बाद रात के करीब 3 बजे भरत दिवाकर नीतीश कटारा के घर पहुंचा और नीतीश की मां नीलम कटारा को बताया कि शादी में खाने की थाली छोड़कर नीतीश किसी लड़के के साथ गया था और फिर उसके बाद नीतीश किसी को भी नहीं मिला। नीलम कटारा ये बात सुनकर बहुत घबरा गई और उन्होंने तुरंत भारती यादव को फ़ोन किया, लेकिन भारती ने उन्हें बताया कि वह खुद भी कई घंटों से नीतीश को ढूंढ रही है। भारती ने नीलम कटारा से कहा कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि शायद नीतीश उसके भाई विकास और विशाल के साथ जाते हुए देखा गया था। भारती ने नीतीश की मां नीलम कटारा को अपने पिता डीपी यादव का फ़ोन नंबर दिया और कहा कि आप एक बार पापा से बात करो। नीलम कटारा ने तुरंत डीपी यादव को फ़ोन किया, लेकिन डीपी यादव ने फ़ोन नहीं उठाया। भारती ने एक बार फिर से नीलम कटारा को फ़ोन किया और नीलम कटारा को पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराने को कहा और जब सुबह होने तक भी नीतीश का कुछ पता नहीं चला तो थक हारकर नीलम कटारा ने गाजियाबाद के कविनगर थाने में जाकर अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई और साथ ही उन्होंने पुलिस को ये भी कहा कि मेरा बेटा नीतीश आखिरी बार डीपी यादव के बेटे और भांजे के साथ देखा गया था।
इसके बाद 17 फरवरी को एक व्यक्ति को खुर्जा शहर के उस सुनसान पुल के नीचे बहुत ही खराब स्थिति में पड़ी हुई एक लाश दिखाई दी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और इसके बाद पुलिस तुरंत खुर्जा शहर पहुंची तो पुलिस के सामने जमीन पर औंधे मुंह पड़ी हुई बुरी तरह से जली एक लाश थी। कविनगर पुलिस स्टेशन में नीतीश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के कारण पुलिस ने 20 फरवरी को नीलम कटारा को उस लाश की पहचान करने। इसके बाद नीलम कटारा अपने परिवार के साथ उस लाश की शिनाख्त करने पहुंची। हालांकि उस लाश की हालत ऐसी नहीं थी कि कोई भी उसे देखकर ये बता पाता कि लाश किसकी है, लेकिन नीलम कटारा एक माँ थी और उस शव का एक बायां हाथ ऐसा था जो जलने से बच गया था और नीलम कटारा उस हाथ को देखते ही पहचान गई कि ये उनके बेटे नीतीश की ही लाश है। और लाश के पास से एक घड़ी भी मिली थी जो नीतीश कटारा की थी। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की लाश को देखकर नीलम कटारा की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और मन ही मन ये निश्चय किया कि वो अपने बेटे को न्याय जरूर दिलाएगी, नीतीश के हत्यारों को फांसी के फंदे तक जरूर ले जाएगी। उसे ये समझ आ गया था कि अगर वो अभी टूट गई तो अपने बेटे को कभी न्याय नहीं दिला पाएगी। नीलम कटारा ने उसी हालत में अपने फैमिली डॉक्टर से पूछा कि दिल्ली में डीएनए टेस्ट कहाँ होता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उनके बेटे का केस भी जेसिका लाल हत्याकांड की तरह हो, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट ही बदल दी गई और उन्हें डर था कि दोषियों को बचाने के लिए कहीं लाश को ही न बदल दिया जाए, जिसके बाद डीएनए टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं हो। इसलिए उन्होंने पुलिस से कहा कि ये लाश दिल्ली ले जाई जाएगी, ना कि गाजियाबाद। और बड़ी कोशिशों के बाद नीतीश के शव को दिल्ली लाया गया। इसके बाद उस शव का नीलम कटारा से डीएनए मैच कराया गया और जिससे ये कंफर्म हो गया कि लाश नीतीश कटारा की ही है, क्योंकि आरोपी यूपी के एक बाहुबली नेता डीपी यादव के घर के थे। इसलिए जल्द ही ये मामला मीडिया में फैल गया। इधर पुलिस के ऊपर भी दबाव था, क्योंकि एक आरोपी विकास यादव एक बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा था, तो वहीं दूसरा आरोपी विशाल यादव उनका भांजा था। और दूसरी तरफ पुलिस पर केस को जल्दी सॉल्व करने का दबाव भी था। एक तो मीडिया का प्रेशर और दूसरा नीलम कटारा के परिवार में अधिकतर लोग अधिकारी रैंक के थे, उनका दबाव भी पुलिस के ऊपर बढ़ ही रहा था। शादी वाली रात यानी कि 17 फरवरी की रात को कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नीतीश कटारा को विकास यादव, विशाल यादव और एक तीसरे व्यक्ति के साथ टाटा सफारी में बैठकर जाते हुए देखा था। पुलिस ने उन लोगों के बयान लिए और फिर पुलिस विकास यादव, विशाल यादव और उस तीसरे व्यक्ति जो कि सुखदेव पहलवान था उसकी खोज में लग गई। और फिर 11 मार्च 2002 को पुलिस ने नीतीश कटारा हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार को बरामद किया। फिर 23 अप्रैल 2002 को पुलिस ने मध्य प्रदेश के डबरा रेलवे स्टेशन से विकास और विशाल को भी अरेस्ट किया। और तो और विकास और विशाल ने 25 फरवरी को पुलिस के सामने अपने जुर्म को भी स्वीकार कर लिया था और उन दोनों को इकबाल जुर्म भी रिकॉर्ड हो गए। हालांकि कोर्ट में विकास यादव और विशाल यादव अपने बयान से पलट गए और एक न्यूज़ चैनल तो उस रिकॉर्डिंग को पाने में कामयाब भी हो गया था और उसने उस रिकॉर्डिंग को चलाया भी। लेकिन कहा जाता है ना कि किसी प्रेशर की वजह से वो रिकॉर्डिंग फिर किसी चैनल पर दोबारा नहीं चल पाई। यहाँ तक कि 23 अप्रैल 2002 को विकास यादव और विशाल यादव ने जिस पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया के सामने स्वीकार किया था कि नीतीश की हत्या उन्होंने ही की है, वो इंस्पेक्टर भी कोर्ट में अपने बयान से पलट गया। जबकि शुरुआत में उन्होंने कहा था कि कत्ल विकास और विशाल ने ही किया है। ये तो छोड़िए, इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया ने तो उस कांस्टेबल ब्रिज मोहन मिश्रा का बयान भी जज के सामने पेश नहीं किया जो विकास और विशाल के कन्फेशन के चश्मदीद गवाह थे, क्योंकि ये मामला गाजियाबाद कोर्ट में चल रहा था और इसलिए डीपी यादव पैसे और पावर से अपने बेटे और भांजे को बचाने में लगे थे। उधर नीलम कटारा को विकास और विशाल यादव के खिलाफ केस लड़ने के लिए कोई वकील ही नहीं मिल रहा था और अगर मिल भी रहा था तो डीपी यादव उन्हें खरीद लेते थे। और ये पैसों की राजनीति रसूख ही थी कि नीलम कटारा के वकील ने इस केस की सबसे अहम गवाह भारती यादव को जानबूझकर गवाहों की लिस्ट से बाहर कर दिया। और वहीं साल 2002 से साल 2004 तक विकास यादव की छोटी छोटी बातों पर करीब
66 बार बेल मिली और नीलम कटारा ये अच्छे से जान चुकी थी कि अगर इस केस को जल्दी यूपी के बाहर नहीं लिया गया तो उनके बच्चे को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन्होंने इस केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफ़र करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और फिर 23 अगस्त 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने नीलम कटारा की बात मानते हुए इस केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफ़र किया और नीलम कटारा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद 23 नवंबर 2002 को कोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव के खिलाफ आरोप तय किए और तीसरा आरोपी सुखदेव पहलवान, जो कि अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया था, उसके खिलाफ एक अलग मुकदमा शुरू किया। सुखदेव पहलवान को आगे साल 2005 में अरेस्ट किया गया। इधर एक मां अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी और उधर एक बाप अपने बेटे और भांजे को बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा था। डीपी यादव ने अपनी बेटी भारती यादव को नीतीश कटारा की लाश मिलने के बाद इंग्लैंड भेज दिया था, क्योंकि कोर्ट में भारती यादव की गवाही नीलम कटारा के लिए बहुत ही अहम थी और डीपी यादव बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। हालांकि कोर्ट में लगातार भारती यादव की गवाही की मांग की जा रही थी और भारती यादव ने इंग्लैंड से नीतीश कटारा के भाई नितिन कटारा को कुछ ईमेल भी भेजे थे, जिनमें उसने अपने पिता डीपी यादव पर नीतीश की हत्या को मंजूरी देने का आरोप लगाया था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा गवाह भी था जो नीलम कटारा के साथ अंत तक खड़ा रहा और इसके बावजूद कि उसको और उसके परिवार को कई बार जान से मारने की कोशिश भी की गई, उसके परिवार को प्रताड़ित भी की गया और उसका नाम था अजय कटारा। अजय कटारा उस रात विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान के साथ नीतीश को टाटा सफारी में जाते हुए देखा था। उसकी गवाही ने नीतीश को न्याय दिलाने में अहम योगदान दिया। इसके बाद कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 को भारती यादव को कोर्ट में पेश होने के लिए पहला समन जारी किया और कोर्ट द्वारा ऐसे कई समन जारी किए गए, कई नोटिस भेजे गए, लेकिन भारती यादव कोर्ट में नहीं आई और इस तरह कटारा परिवार को न्याय दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी नीलम कटारा ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उन्हें जो हारना था वो तो पहले ही हार चुकी थी। नीलम कटारा भारती की गवाही के लिए कोर्ट में बार बार अपील करती रही, ये जानते हुए भी कि भारती अपनों का ही पक्ष लेगी, लेकिन इस बार भी नीलम कटारा की ही जीत हुई, क्योंकि भारती यादव के कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया और उसका पासपोर्ट रद्द करने की बात कह दी और इधर भारती का वीज़ा भी 30 नवंबर 2006 को ही समाप्त हो रहा था, जिससे भारती के लिए इंग्लैंड में रहना मुश्किल हो जाता। आखिर मजबूरी में भारती के परिवार वालों को उसे इंडिया बुलाना पड़ा और उसके बाद भारती यादव कोर्ट में 25 अप्रैल 2006 को पेश हुई। उसने गवाही भी दी, लेकिन भारती ने अपनी गवाही में नीतीश कटारा के साथ अपने किसी भी तरह के रोमांटिक रिश्ते से इनकार कर दिया और उसने कहा कि वो दोनों तो केवल करीबी दोस्त थे। भारती से जब नीतीश के भाई नितिन को भेजे उन ईमेल के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, मैंने तो नितिन को कोई ईमेल भेजा ही नहीं और वो ईमेल आईडी भी उसकी नहीं है जिससे कि नितिन को मेल भेजे गए थे। उसने कोर्ट में ये जरूर माना था कि नीतीश कटारा को उपहार और कार्ड्स भेजे थे। इसके बाद 2 अप्रैल 2008 से निचली अदालत ने इस केस की रोजाना सुनवाई शुरू की और 23 अप्रैल को इस मामले की पूरी सुनवाई निचली अदालत ने नीतीश की हत्या को ऑनर किलिंग मानते हुए 28 मई को विकास यादव और विशाल यादव को दोषी करार दिया। फिर 30 मई 2008 को निचली अदालत ने अपहरण करने और हत्या सबूत मिटाने के जुर्म में उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिसमें विकास यादव और विशाल यादव को बिना किसी छूट के जेल में 30 साल कैद में बिताने पड़ते। और वहीं 10 जुलाई 2011 को निचली अदालत ने नीतीश कटारा हत्याकांड के तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को भी उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें सुखदेव पहलवान को भी बिना किसी छूट के 25 साल में कैद में रहना था। निचली अदालत के इस फैसले के बाद नीलम कटारा दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग लेकर दिल्ली हाईकोर्ट गई और उधर विकास और विशाल भी उम्र कैद की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और ये माना कि नीतीश की हत्या ऑनर किलिंग ही थी। हाई कोर्ट ने यह भी माना कि यह अपराध अरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, लेकिन हाई कोर्ट ने अपराधियों को ये कहते हुए फांसी से बचा लिया कि दोषियों में अभी भी सुधार की गुंजाइश है
और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2 अप्रैल 2014 को लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए विकास यादव और विशाल यादव को बिना किसी छूट के 30 साल कैद और सुखदेव पहलवान को 25 साल कैद की सजा सुनाई। लेकिन एक बार फिर से नीलम कटारा दोषियों को फांसी सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने माना था कि यह मामला ऑनर किलिंग का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मानने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में ही नहीं आता। इसके बाद 3 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दोषियों को दी गई सजा को कम करते हुए विकास और विशाल को बिना किसी छूट के 25 साल की सजा और सुखदेव पहलवान को बिना किसी छूट के 20 साल की सजा सुना दी। खैर, जो भी हो, अंत में सत्य की जीत हुई और एक माँ की जीत हुई। सलाम है ऐसी माँ को जिसने अपने बेटे को खोने के बावजूद इतनी हिम्मत, इतना दृढ़ निश्चय करके इस केस को इतने सालों तक लड़ती रही। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सचेत करना है। इस घटना के बारे में आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो, कहानी और हमारी बताने की कोशिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। सतर्क रहें, सावधान रहें।